If any student is not good in academic life, did he or she never become a successful person? Parent यही सोचते हैं कि सक्सेस इज ऑल अबाउट एजुकेशन. अगर अच्छी एजुकेशन ले ली तो ही सक्सेसफुल हैं आप. एज ए स्कूल डायरेक्टर मैं ये मानता हूँ कि जीवन में केवल पढ़ाई लिखाई एजुकेशन से ही सफलता मिलेगी, ये सर्वथा गलत है. मैंने अभी पढ़ा था इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन और वी कैन से दैट 147 करोड़. लेकिन फिर भी इंडिया के पास सिर्फ 41 ओलंपिक मेडल था. ऐसा क्यों? कि क्रिकेट ने सारे स्पोर्ट्स की वैल्यू खत्म कर. बिल्कुल. आज एक रेसलर गोल्ड मेडल जीत का इंडिया को रिप्रेजेंट, उसको गली में कोई पूछता नहीं. और कोई इंसान आईपीएल खेल लेता है तो 5 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ बहुत महंगे महंगे बिकते हैं. पब्लिक फैन बना दिया ना. एजुकेशन सिस्टम में बहुत कुछ बदलाव हो चुका है, अभी और बहुत कुछ बदलाव की जरूरत है. उस दौर में एमबीबीएस करने गए और कॉमर्स में आ गए, इंजीनियरिंग करने गए और कॉमर्स में आ गए. क्या रीजन? It's an absolute honor to have such a visionary principal on my podcast. A warm welcome you, Dr. Pankaj Atal sir, on my podcast. Learn with learners. Sir, we all know world rotate around 3 questions. What, how, and why. So my first question will be, what is board? What is board exam? बोर्ड एग्जाम्स ये एक देश की जो शिक्षा पद्धति चल रही है अभी, उसके अंदर परीक्षण का एक तरीका है. मेरा ऐसा मानना है कि देश में कई तरह के शिक्षा को देने वाले अलग अलग प्रकल्प बनाए गए हैं. इनमें से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा मंदिर मध्य प्रदेश भोपाल का है, राजस्थान बोर्ड है, यूपी बोर्ड है. ये जो बोर्ड है अलग अलग राज्यों के भी अपने अपने हैं, और राष्ट्र की तरफ से सीबीएसई जो है सेंट्रल बोर्ड ये भी है, और आईसीएसई बोर्ड है. तो ये विभिन्न विभिन्न जो बोर्ड हैं अपनी अपनी तरह से जो एजुकेशन दे रहे हैं, उसके मूल्यांकन के लिए उन्होंने जो स्किल्स बना रखी हैं कि भाई 10th में 12th में 5th में 8th में, तो ये वहाँ पर जो परीक्षण करते हैं ये बोर्ड. How 10th and 12th boards are mandatory into education system? ये मैंडेटरी तो पॉलिसी में ही है ना. तो अगर कोई बच्चा आगे बढ़ रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, तो हमारे यहाँ जो पद्धति है अभी इस देश में, वो तो यही है कि नर्सरी से लेकर के 12th तक एजुकेशन, फिर कॉलेज सिस्टम, यूजी पीजी, और इसमें कहीं ना कहीं 5th 8th 10th 12th, तो जो 10वीं और 12वीं जो आप बात कर रहे हैं 10th और 12th, ये बोर्ड है, और इसके बगैर आगे बढ़ना है तो संभव ही नहीं. जो इस देश की हमारी जो शिक्षा की पद्धति है उसमें 10th और 12th इनको बगैर पास किए हम आगे जा नहीं सकते. तो ये तो मैंडेटरी है ही. Why board exams conduct only in 10th and 12th? Why not 9th, 11th? What do you think? मेरा ऐसा मानना है कि ये तो चूँकि एक हमारे यहाँ की एजुकेशन सिस्टम में ही इसको 10th को 12th को उन्होंने लिया है, और 10th को इसलिए लिया है, या 5th 8th में थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कर देता हूँ. बच्चों की जो प्रारंभिक एजुकेशन है वो कितनी हो गई, कैसी हो गई, इसको चेक करने के लिए पहला जो बोर्ड है उन्होंने 5th में रखा था स्टेट बोर्ड में. सेकंड मिडिल स्टेज जो आ जाती है बच्चों की, उसको चेक करने के लिए 8th को बोर्ड रखा था. और प्रारंभिक शिक्षा का जो अंत है वो 10वीं में माना जाता है, 10th में. तो 10th को वहाँ पर फिर इसलिए बोर्ड के माध्यम से चेक किया जा रहा है कि जो एक प्रारंभिक एजुकेशन बच्चों ने ली है नर्सरी टू 10th तक, और चूँकि 10th के बाद बच्चे अपने एक विषय के लिए आगे बढ़ते हैं करियर की दिशा में, कि मुझे साइंस में अपना करियर बनाना है, मुझे कॉमर्स में बनाना है, आर्ट्स में बनाना है, वॉटेवर वो जो भी सोचता है. तो उस हिसाब से जब वो उस पड़ाव की तरफ पहली मंजिल लेता है 11th में सब्जेक्ट लेकर के, तो उसका पहला चेकआउट 12th बोर्ड में है, और आगे चलकर फिर कॉलेज में उन्हीं विषयों में वो अपने स्किल को पारंगत करता है. तो इसलिए 10th और 12th का यहाँ विशेष महत्व है. सेंट्रल बोर्ड में 10th और 12th दो ही बोर्ड होती है, तो वहाँ पर सीधे प्रारंभिक एजुकेशन
को पार करके आगे जाने लायक बच्चा है या नहीं है, इस बात को पता लगाने के लिए 10th में CBSE बोर्ड लेता है और उसके बाद बच्चा आगे अपने विषय के अनुरूप प्रारंभिक शिक्षा को अंत कर करियर ओरिएंटेड एजुकेशन की तरफ बढ़ता है। स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स, दे हैव टू फेस डाउट्स, दे हैव टू फेस कंफ्यूजन, और इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स है दे हैव टू फेस प्रेशर. सो हाउ टू हैंडल अ प्रेशर, एग्जाम प्रेशर, or we can say that any other pressure which occurs in student life? एग्ज़ाम में प्रेशर तो है, चूँकि हमने हवा ही ऐसा बना रखा है बोर्ड का, तो जो हवा है तो हवा का ही प्रेशर बना हुआ है। तो ये सिस्टम की कहीं ना कहीं शिक्षा पद्धति की कमी है, मेरा ऐसा मानना है कि ये सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। एग्ज़ाम का सिस्टम नहीं होना चाहिए। और पर अब चूँकि परंपरा में ये हमारे यहाँ आ गई है सिस्टम में, और हम अभी भी वो लॉर्ड मेका लेके बनाए गए सिद्धांत के आधार पर ही चल पा रहे हैं, उससे हट नहीं पा रहे हैं, तो उसको तो करना ही है। पर उस प्रेशर को कम करने के तरीके हैं कई सारे, और उन टूल्स को लेकर के जैसे परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से काफ़ी तनाव कम करने की माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की। ऐसे कई और भी कारण बन सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि घर का वातावरण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। घर पर भी बच्चे को ऐसा एक प्रेशर बनाया जाता है, बोर्ड का समय है और आप अभी शादी में मत जाओ, अभी आप खेलो मत, तो उसको और इस बात से हमने तनाव दे दिया। तो ये तनाव न देते हुए उसको एक रियल लाइफ ज़िंदगी को जीने दें, वो खेले रोज़, पढ़े, तो ऑटोमेटिकली वो प्रेशर से कम होगा। क्योंकि बच्चा पढ़ने में तो एक लिमिटेड टाइम ही अपना डिवोट कर पाएगा, लेकिन कंपैरिजन करके दूसरे से तीसरे से, और हर बच्चा रिजल्ट ओरिएंटेड हो जरूरी नहीं। हर बच्चा पास होकर के कुछ डॉक्टर बनने का जरूरी नहीं। इसलिए प्रेशर कम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय सब इतना ही है कि बच्चे का जो एक लेवल स्तर है, हम देखते हैं रिजल्ट्स जो आते हैं बोर्ड के, तो बोर्ड के जो रिजल्ट्स आते हैं तो उसके अंदर बच्चे फेल भी होते हैं, बच्चे पास भी होते हैं, बच्चे 3rd डिवीजन पास होते हैं, 2nd डिवीजन होते हैं, कुछ मेरिट में भी आते हैं। तो मेरिट में आने वाले बच्चों का कैडर और उसका परसेंटेज और नीचे वाले बच्चों का परसेंटेज अगर हम देखें तो बहुत डिफरेंस है। ऐसी स्थिति में हमें ये एनालिसिस करना चाहिए कि इतने सारे बच्चों के लिए क्या ये एजुकेशन के माध्यम से देश के लिए काम करेंगे या कोई और माध्यम इनके लिए हो सकता है। तो प्रेशर चूँकि ज़्यादातर जो बनाने का रीज़न है वो 90% वाले बच्चों को देख करके छोटे कम परसेंट वाले बच्चों पर भी बना दिया जाता है, वो इतना अच्छा कर रहा है। तो ये प्रेशर घर से ज़्यादा बनता है, और बच्चे को नेचुरल ज़िंदगी जीने देना चाहिए, और वो जिस भी परसेंटेज में है ठीक है, उसका उतना ज्ञान हो सकता है, लेकिन ये परसेंटेज उसके जीवन का मूल्यांकन नहीं करते हैं। तो सर आपने बताया इसमें कि एग्जाम्स होती हैं, बच्चे प्रेशराइज होते हैं, तो इसमें बहुत बड़ा रोल पेरेंट्स का रहता है। और हाँ, इसमें ये भी मैं पूछ सकता हूँ कि क्या एक पेरेंट को अच्छी पेरेंटिंग आना ज़रूरी है बच्चे को एकेडमिक लेवल इंक्रीज करने के लिए या फिर एक सक्सेसफुल पर्सन बनाने के लिए? बहुत ही सही प्रश्न है ये। और बच्चों का जो प्रेशर है वो 100% मेरा ऐसा मानना है, मेरा निजी मत है कि पेरेंट्स ने ही बच्चे पे दबाव बना रखा। पेरेंट्स ही तय करते हैं इसको स्कूल जाना है, कौन से स्कूल जाना है, क्योंकि इस देश में एजुकेशन के नाम पर पहले तो गुरुकुल हुआ करते थे और आज के दौर में स्कूल हो गए हैं। तो स्कूल ही बचे हैं केवल, तो वो जाएगा कहाँ? अब कौन से स्कूल जाना है ये अड़ोसी पड़ोसी को देख के तय करते हैं। बच्चे के कैलिबर पर तय नहीं होता है कि उसका इंटरेस्ट किस में है, वो किस लेवल की चीज़ों को करना चाहता है। और देश में एजुकेशन के लिए स्कूल्स के अलावा कोई दूसरी चीज़ें नहीं हैं। अगर आज हम जापान को देखें, चाइना को देखें, तो वहाँ पर बच्चे भी एथलेटिक्स करना जानते हैं। हमारे यहाँ वो एथलेटिक्स की सुविधा ही नहीं, तो वो कहाँ से सीखेगा? अगर हमको एथलेटिशियन बनाना है या कोई अच्छा रनर बनाना है तो उसके लिए हमारे एकेडमी नहीं है। तो ये सभी चीज़ों की जिम्मेदारी स्कूल पर ही है। तो हर चीज़ का प्रेशर स्कूल से तो निकालना है। तो माँ बाप को ये लग रहा है कि वहाँ स्कोप नहीं है, पढ़ाने में स्कोप है, तो स्कूल में डालना पड़ेगा, तो इसलिए वो स्कूल डाल दें। Is exams are more about discipline, seriousness, or more about enjoying the journey of learning?
देखो दोनों ही चीज़ें हैं। जो पढ़ने में करियर बना रहे हैं वो एंजॉय कर रहे हैं और डिसिप्लिन में भी रह रहे हैं, पर जिनको ये एक पहाड़ है उसको पार करना है तो वो इसको लेकर के डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं। तो दोनों ही चीज़ें हैं यहाँ पर, जिसका जैसा स्तर है। कि एग्जाम्स जो होती है वो सिर्फ एक डिसिप्लिन सीरीज और डिसिप्लिन का नाम है या फिर मैंने कहा इंजॉय करने का? दोनों का ही नाम। अच्छा। हाँ, क्योंकि एंजॉय का नाम इसलिए है कि जो इसमें आगे करियर बनाना चाहते हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, वो डिसिप्लिन भी है, एंजॉय भी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो एंजॉय की प्लेस है। और उसको अगर आप जो समझना चाह रहे हैं या जानना चाह रहे हैं कि बाकी एग्जाम्स का महत्व नहीं है इसलिए इसको क्या डिसिप्लिन का दर्जा दिया जा रहा है, क्योंकि 1 से लेके 9 तक कहीं बोर्ड नहीं है, सेंट्रल बोर्ड में, एमपी बोर्ड में कहीं शायद 5th और 8th में बोर्ड है, तो बाकी जगह नहीं है। तो ऐसे मामले में डेकोरम और डिसिप्लिन की बात हम कर सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर एक डिसिप्लिन एग्ज़ाम होगी। और तो यहाँ डिसिप्लिन ये है कि देश ये देखना चाहता है या सरकार ये देखना चाहती है कि इस लेवल पर आकर के एक एक जैसी पॉलिसी में बच्चों का लेवल क्या है। हर स्कूल का अपना रिजल्ट होता है, हर स्कूल के अपने टॉपर होते हैं, पर उनकी इवोल्यूशन की पॉलिसी अलग हो सकती है और एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी के बेसिस पर बच्चे का इवोल्यूशन क्या है, इसको देखने के लिए अगर हम बात करें तो डिसिप्लिन है और इसका डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए ये किया जाता है। अभी जैसे कि 10th के बच्चे 15-16 साल के होते हैं, 12th के बच्चे 18-19 साल के, उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस, और हम तो अधिकतर ये देखते हैं कि दे हैव स्टार्टेड देयर लव लाइफ, मतलब बहुत सारे जो है अपनी लव लाइफ भी चालू कर देते हैं। इसी बीच अगर बहुत सी बार हमें ये भी देखने को मिला है वो मैनेज नहीं कर पाते और काफ़ी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू हाउ टू मैनेज एकेडमिक लाइफ एंड पर्सनल लाइफ? एकेडमिक लाइफ और पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करना है, तो इसके अंदर जो आप बता रहे हैं कि आज के दौर में लव लाइफ निश्चित रूप से बढ़ रही है और बच्चों ने स्कूल को ही अपने जीवन साथी का चयन का आधार बना लिया है। कई मामलों में आज के दौर में अगर हम देख रहे हैं तो एक कल्चर ऐसा बन गया है कि जोड़े में ही रहना और कुछ लिमिटेड दोस्तों के बीच ही रहना, जबकि यह ठीक नहीं है। ठीक यही है कि बच्चे एकेडमिक जीवन को एकेडमिक तरीके से अच्छे से जिए। और ये सारी चीज़ों में जो दुर्गति आई है इसमें मेरा मानना है कि मोबाइल ने इन सब चीज़ों को ज़्यादा प्रभावपूर्ण बनाया है और ऐसी चीज़ें ज़्यादा सोशल मीडिया पे हाईलाइट हो गई हैं कि इसकी लव स्टोरी ऐसी रही, उसकी लव स्टोरी ऐसी रही, और उन चीज़ों को देख करके बच्चे उसकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे का जो एक स्वभाव है वो अट्रैक्शन का है और इस उम्र में उसको किन चीज़ों से अट्रैक्ट होना है पूरी समझ तो नहीं है। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूँ, एक छोटा बच्चा है हमारे साथ बाइक पर आगे बैठा हुआ है और वो ये समझ रहा है कि हैंडल पर उसका हाथ है, इट मीन्स बाइक वो चला रहा है। कई बार वो प्रयास करता है बड़े का हाथ हटाने का, उसको ये फीलिंग आ रही है कि बाइक मेरे से कंट्रोल हो रही है, और वास्तविकता में वो सत्य नहीं है ना। अगर पिताजी उसके भरोसे हाथ छोड़ दें, जैसे उस बच्चे ने कहा हाथ हटाओ, तो निश्चित रूप से हमें पता है परिणाम क्या होने वाला है। ऐसे ही वो 15 साल 16 साल का बच्चा जो अभी अपरिपक्व है, पर उसकी परिपक्वता का उसको बोध ये होने लगा है कि मेरे पास ज्ञान का अपूर्व भंडार है और अभी माता पिता टीचर मेरे लिए भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और जो मैं सोच रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ वो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए वो उन चीज़ों से अट्रैक्ट हो रहे हैं जिनका उन्हें साथ मिल रहा है। अब साथ किसका मिल रहा है, क्योंकि माँ बाप के पास समय नहीं, उन्होंने दोस्तों के भरोसे छोड़ दिया, स्कूल के भरोसे छोड़ दिया, तो बच्चा वहीं पर है, उसके साथी जो है वो वही है। अब उसको अगर राय भी लेना है ना तो वो लेता है अपने मित्र से, अपने पेरेंट्स से नहीं। अब राय गलत होगी या सही होगी, मित्र की बुद्धि भी उतनी जितनी उस अपनी स्वयं की बुद्धि है, तो दोनों की बुद्धि का लेवल तो उतना ही है, तो वो कितनी बड़ी राय दे पाएंगे, तो वो तो उतनी राय दे पाएगा जितना उसका नॉलेज है, एक्सपीरियंस है नहीं। तो यहाँ पर उतनी राय आ जाती है और माता पिता के पास आज के दौर में समय है नहीं, उनको लगता है हमने स्कूल में डाल दिया काम समाप्त हो गया। तो यहाँ पेरेंटिंग की भी ज़रूरत है। अगर अच्छी पेरेंटिंग होगी तो स्कूलिंग, एकेडमिक और बाकी सब चीज़ें जो हैं उसका बैलेंस ज़रूरी है। और अभी का जो दौर है इसमें तो 100% इस उम्र में
एकेडमिक के अलावा दूसरी तरफ सोचना ही नहीं चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए। और ये आज के दौर में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और इसके लिए स्कूल्स और पेरेंट्स दोनों को मिलकर के काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब अधिकांश बच्चे जो हैं अपना प्रेम स्कूल में ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाँ, जबकि हमारे यहाँ परंपरा में ये बातें थी कि हम सोसाइटी में एक उम्र के बाद रिश्ते ढूंढते थे, उनके लिए कर दिए जाते थे। इस अवसर पर तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे पूर्वज बाल विवाह सही करते थे, और बाल विवाह इसलिए करते थे शायद कि बच्चों में वो इमोशन आ गए हैं तो उन्होंने कहा कर दो। आज हम उसके लिए विरोध कर रहे हैं, लेकिन बच्चे उस परंपरा को आज जी रहे हैं। हम उनकी उम्र में 25-35 साल में शादी कर रहे हैं करियर बनाने के नाम पर मैं नहीं मानता कि बच्चे इन चीज़ों से अब दूर हैं। वो इन सब चीज़ों से अटैच्ड हैं, उनसे लगे हुए हैं, और लगे होने के बाद हम एक अनावश्यक आवरण ढक रहे हैं कि नहीं नहीं अभी उम्र नहीं आई बच्चों की शादी की। बच्चा निजी रूप से क्या कर रहा है तो पता ही नहीं। वास्तव में अगर हम जनरेशन को देखते हैं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वो इस तरह के दौर में आगे बढ़ रहे हैं, जो गलत है, नहीं बढ़ना चाहिए। क्या स्टूडेंट जो आगे बढ़ते जा रहे हैं अपनी उम्र को गुजारते हुए, ये हमारे कल्चर को खराब कर रहे हैं? पूरी तरह से। एजुकेशन लेना इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? देखो, एजुकेशन एक डिफरेंट चीज़ है। एजुकेशन ये नहीं है कि बुक्स पढ़ना आ गई, या साइंस के अंदर हमने सेकंड क्लास में पढ़ लिया कि लीव्स क्या होती हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स क्या होते हैं। ये एजुकेशन नहीं ली। एजुकेशन तो कई तरह से और भी आ सकती है। ये चीज़ें तो बच्चा घर में ही देख चुका है कि कोई बीज लगाया पौधा बन गया। बच्चा जानता है गाय है दूध देती है। अब हमने उसको एजुकेशन में ये कन्वर्ट कर दिया कि इंग्लिश मीडियम में मैंने डाला है तो ये सब चीज़ें बच्चा इंग्लिश में बोले, इंग्लिश में समझे। तो अब एक बच्चा जिसके घर का वातावरण इंग्लिश का नहीं है, वो ये सारी चीज़ें महसूस कर रहा है। उसी चीज़ को महसूस करने के लिए वो स्कूल गया है, और उस 6 घंटे 5 घंटे के कैरिकुलम में वो ये महसूस करके आना चाहता है कि जो मैंने पहले घर में समझा था कि गाय दूध देती है, तो वो दूध इंग्लिश में कैसे देती गाय, वहाँ पर वो समझने गया। बीज उगता है वो उसको पता है, लेकिन वो वहाँ पढ़ने गया है उस चीज़ को। तो एजुकेशन नहीं हुआ, ये ट्रांसलेशन ऑफ मीडियम हुआ है, लैंग्वेज हुआ है। तो ये सब चीज़ें वातावरण से भी तो सीख रहे हैं। तो एजुकेशन को हम अगर इस तरह से देख रहे हैं कि ये वहीं से हो रही, तो एजुकेशन के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से हो रही है। स्कूल तो डिसिप्लिन का एक तरीका हो सकता है, जीवन जीने की जिंदगियाँ बताने का तरीका हो सकता है, उसमें सोशल इमोशन जगाने का एक तरीका हो सकता है, स्पोर्ट्स की स्पिरिट जगाने का तरीका हो सकता है, स्किल डेवलपमेंट के लिए हो सकता है। क्योंकि 50 चीज़ों को एक स्कूल में ही, आज के पास हमारे पास एक सिस्टम है कि हर चीज़ के लिए स्कूल ही बस माध्यम है। जैसे मैंने पहले भी कहा आपसे, अगर आज स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो उसके लिए भी स्कूल ही, खिलाड़ी बनाना है तो भी स्कूल ही। अब पेरेंट्स चाहते ही नहीं कि बच्चा खिलाड़ी बने, पेरेंट्स चाहते ही नहीं कि बच्चा स्किल डेवलप करे। वो तो चाहते हैं कि बच्चा पढ़े लिखे। पढ़ने में क्या चाहता है कि रीडिंग आना चाहिए, स्पीकिंग आना चाहिए, कन्वर्सेशन आना चाहिए। तो इंडिया कल्चर में जो है, इंडिया की ही बात करूंगा मैं, हाँ, पेरेंट यही सोचते हैं कि सक्सेस इज ऑल अबाउट एजुकेशन। अगर अच्छी एजुकेशन ले ली तो ही सक्सेसफुल है आप। ये आज का भारत मान रहा है, मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ। लेकिन ये इतने सालों में उनके दिमाग में भर दिया गया है कि स्कूलिंग एजुकेशन के अलावा उनके जीवन में कुछ नहीं है। जबकि मैं निजी रूप से मानता हूँ ये सब गलत है। एज ए स्कूल डायरेक्टर मैं ये मानता हूँ कि जीवन में केवल पढ़ाई लिखाई एजुकेशन से ही सफलता मिलेगी, ये सर्वथा गलत है। हाँ, अक्सर हमें सोसाइटी में देखने को मिलता है कि किसी भी पर्टिकुलर इंसान की शादी कर दी जाती है तो अपनी एकेडमिक लाइफ छोड़ बैठता है। वो एकेडमिक लाइफ में पीछे हो जाता है, शादी हो जाती है तो पढ़ाई नहीं होती, जिम्मेदारियां आ जाती है। तो उस चीज़ को आप कैसे डिस्क्राइब करो? शादी होने के बाद भी कई बच्चे पढ़ते हैं, और मेरे अपने कई स्टूडेंट्स आफ्टर द मैरिज डॉक्टर्स बने हैं। तो ये उस बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपनी लाइफ को मैनेज कर रहा है। शादी हो जाना बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा है, मानसिकता में दूषितता आ जाना बाधित कर रहा है। क्योंकि मानसिकता दूषित कहाँ है कि मैं शादी भी नहीं कर रहा हूँ और 10-5 लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ, 10-5 लड़कियां 10-5 लड़कों से फ्लर्ट कर रही है। तो यहाँ जो मानसिकता में दूषण आ गया है, ये दूषण उसको एजुकेशन से रोक रहा है। हाँ, ये बहुत
बहुत पॉइंट की बात है। आप सोच ऐसा रहे हैं कि मैरिज एकेडमिक लाइफ पे इम्पैक्ट डाल रहा है, बट मैरिज नहीं डाल रहा, वो बैचलर ही है, इस हाँ। वजह से वो और पढ़ वो नहीं उस पा रहा। तरफ जा करके अपने आप को डाइवर्ट कर रहा है और सही बात। उसमें ही अपने जीवन की उलझनों को सुलझाने में लगा हुआ है और वहां रोज नित्य नई समस्याओं को क्रिएट कर रहा है, जबकि उसकी उम्र ही नहीं है इस बातों को दी। सही बात है। The difference between a successful person and unsuccessful person is lying in their response to problem. What? A successful person turn the table of failure into learning skill, while unsuccessful person remains in the regret. देखो, सफलता और असफलता, किसी काम को करने में आपने जिस कार्य के लिए चले थे वहां आप पहुंच गए, वो सफलता है। और आप सोचते ही रह गए, ये असफलता है। मुझे इंदौर जाना है, मैं घर से नहीं निकलूंगा, और मैं निकल गया इस बात से लेकर के कि मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास बस नहीं है, मेरे पास साइकिल नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, ये सोचकर घर ही बैठा रहो कि साधन का इंतजार करूं और उसके लिए प्रयास ही न करूं कि कोई आ जाए, तो वो नहीं आएगी और वो नहीं आएगी। और जो प्रयास नहीं करते वही असफल है, जो प्रयास करते हैं वो किसी भी तरह से अपनी मंजिल तक पहुंच गए, वो सफलता है। If any student is not good in academic life, did he or she never become a successful person? ये सर्वथा गलत है। एकेडमिक पर्सन ही सफलता का पात्र है, बहुत ही गलत धारणा है और इसी धारणा ने माँ बाप ने बच्चों पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। मेरे ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो एकेडमिक अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी प्लेस पर हैं। और मेरा एक स्टूडेंट ने तो एक कंपनी खोल ली, उसके यहाँ 400 लोग काम कर रहे हैं और वो एकेडमिक लेवल पर सिर्फ पास होता रहा है। तो पास इसलिए होता रहा है कि भाई उसको पास होना ही था, तो पास हो गया। अब उसके यहाँ पर वो लोग काम कर रहे हैं जो बहुत अच्छे परसेंटेज बना करके, जिन्होंने अपने आप को MBA में, अच्छे कॉलेजेस में, अच्छे पैकेज के लिए काम किया, वो उसके यहाँ पैकेज ले रहे हैं। तो ये कोई मापदंड नहीं है कि एकेडमिक ठीक होना ही सफलता का कोई मंत्र है। मैंने देखा है, जैसे फिजिक्स वाला हो गया और बहुत सारी कंपनी हो गई, इनके जो फाउंडर हैं वो अपने एकेडमिक लाइफ में अच्छे नहीं थे और ये तो सिर्फ इनकी कोऑर्डिनेशन स्किल ही थी जो आज यहाँ तक पहुँच गए। आपने जो अभी सर की बात सुनी कि एकेडमिक लाइफ सब कुछ नहीं होता, अगर मैं आपको ये बात समझाऊंगा तो शायद आप ये मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर, एज ए PhD होल्डर, सर आप पेरेंट को क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? इंडिया की थिंकिंग यही है कि एकेडमिक लाइफ होना ही सक्सेस का एक निशान है, तो आप क्या पेरेंट को मैसेज देना चाहेंगे? मेरा तो ऐसा मानना है कि एकेडमिक लाइफ सक्सेस का कारण नहीं बन सकती। एजुकेशन अलग चीज़ है और एकेडमिक और सक्सेस अलग चीज़ है। एकेडमिक के लिए आप स्कूल आ रहे हैं, क्योंकि देश में भी मैंने बताया, कई बार बता रहा हूँ, बार बार ये बात बताने में आ रही कि इस देश के पास एजुकेशन के अलावा दूसरा सिस्टम ही नहीं डेवलप करने का। तो अभी हमारे पास साधन ही हुई है। हर बच्चा, एक कृषक जो भी खेती कर रहा है, वो भी चाहता है मेरा बच्चा पढ़े, चूंकि वो देख ही रहा है टीवी पर कि सफलता और सैल्यूट उसी को हो रहा है जो IAS कलेक्टर है। तो हर माँ बाप ये चाहता है मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने। पर अन्नदाता कोई कमजोर तो नहीं। आज अगर देश जीवित है तो अन्नदाता के ऊपर जीवित है। आप उन्नत खेती की स्किल में उसको डेवलप क्यों नहीं करना चाहते? वहां पर भी तो सक्सेस है। हम पोली हाउस लगा करके भी खेती करना सिखा सकते हैं, वो बच्चे को पढ़ा करके वहां से यहाँ लेके आए। पर हमने उसकी मानसिकता में भर दिया है कि पढ़ लिख करके बेटा पैंट शर्ट पहन लिया, कीचड़ में हाथ नहीं भरना है। एजुकेशन तो वहां चली गई है। तो उस चक्कर में किसान का बेटा किसानियत नहीं करते हुए नौकरी करने चला गया है। तो वो नौकरी भी वो कर रहा है जो उसके पिताजी ज्यादा कमा रहे हैं, उससे कम वो कमा रहा है। तो ये जो सिस्टम ढल रहा है वो गलत है। और मेरा तो ऐसा मानना है सफलता बहुत सारे सेक्टर्स में है और एजुकेशन मस्ट है, क्योंकि आपको नॉलेज देंगे तभी तो आप कुछ अच्छा कर पाएंगे, इनोवेशन कर पाएंगे। इनोवेशन के लिए आप वहां जाएं, लेकिन उसी पर डिपेंड होकर नौकरी के लिए वहां जा रहे हैं, ये गलत है। मतलब इसमें स्किल्स भी डिपेंड करनी चाहिए और स्किल्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। स्किल पर ही पूरा फोकस करना चाहिए। एजुकेशन का मतलब, मैं एज ए डॉक्टर पंकज अटल से इतना जानता हूं, बच्चा किसी चीज को रीडिंग कर ले, रीडिंग की चीज को वो अंडरस्टैंड कर ले, अंडरस्टैंड करके किसी व्यक्ति को समझा पाए, ओनली दिस इज द एजुकेशन। इसके अलावा एजुकेशन कुछ नहीं। मेरा इतना ही मानना है। लोग ये समझते हैं कि उसको मैथ्स का वो फार्मूला याद नहीं है
इसलिए वो एजुकेशन उसको आती नहीं है। साइंस के अंदर उसको पानी का फार्मूला याद नहीं है, H2O क्या होता है, अब ये याद नहीं, इसका मतलब क्या, उसको पानी नहीं पता है। आप केमिस्ट्री के हिसाब से पानी को समझोगे, पानी वाटर वाटर है। ऑक्सीजन के लिए अगर आप उसका केमिस्ट्री का फार्मूला ऐसे ही समझोगे तभी ऑक्सीजन समझी जाएगी क्या? बच्चा समझता है जीवन वायु जरूरी है, वैसे ही समझता है प्राण वायु के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। तो अब उसको वहां से समझना वो एक तरीका है उस चीज का। जैसे मैंने पहले भी कहा था आपसे, भाषाएं हो सकती है ना। आज हम उसको ऑक्सीजन कह रहे हैं तो हो सकता है चाइना वाले उसके लिए कोई नया वर्ड दे रहे होंगे, कोई और कंट्री उसके लिए कोई नया वर्ड दे रही होगी। तो ये तो उसके लिए एक पर्यायवाची शब्द है। एजुकेशन उसको नहीं कहेंगे कि हवा को ऑक्सीजन को और ऑक्सीजन को आगे क्या कहो। एजुकेशन तो ये है कि आप समझ जाओ ये हमारे लिए जरूरी है, ये स्किल आना चाहिए। क्योंकि आज विश्व में ज्यादातर जगह पर इंग्लिश बोली जाती है, इसलिए इंग्लिश में आप सीख जाएं, उसको रीड करना, उसको स्पीक करना, उसको अंडरस्टैंड करना, तो ये आपके लिए पर्याप्त है। एजुकेशन इतनी ही होना चाहिए। और इसके अदर देन हम बच्चों को साइंस पढ़ा रहे हैं, सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं। अभी छोटे बच्चे को क्या मतलब है हिस्ट्री से, उसको भी पढ़ा दी जाती है 6th क्लास में हिस्ट्री। थोड़े समय बाद भी तो पढ़ सकता है। एजुकेशन के लिए हमारे यहाँ 18 से 20 साल तक मिनिमम माना गया है। पहले किसी जमाने में हम सुनते थे 5वीं पास हो गया नौकरी लग गई। आजकल 12वीं पास वाले को भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है, उसके लिए अलग से एग्जाम देना पड़ रही। फिर 12वीं किस बात की? अगर आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसकी अपनी पर्सनल एग्जाम्स हो रही है। इंजीनियरिंग करना है तो आपको जेई देना पड़ेगा, डॉक्टर बनना है नीट देना पड़ेगा, इवन बीकॉम करना है तो भी आपको कुछ ना कुछ एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये जो इतने सारे कट ऑफ हो गए ना, इसके होड़ में बच्चा पढ़ने लगा है और ये जबरदस्ती की डिग्रियां लेने के चक्कर में आगे एजुकेशन को सब कुछ मान चुका है। जबकि स्किल इंपॉर्टेंट है और हर आदमी को अपने स्किल डेवलपमेंट पर काम करना चाहिए। सफलता का मायना क्या है? मैं एज ए पर्सन, मेरा ये मानना है कि सफलता एक बिजनेस में गिनी जाती है। सफलता एक बिजनेस में गिनी जाती है। क्यों गिनी जाती है? क्योंकि आप सोसाइटी का चाहे कितना भला करो, कोई चीज़ आप सोशल वर्क करो, अगर आप सोचो कि वो चीज़ में कम दाम में बेचो तो शायद उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आपको एट द एंड बिजनेस करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनते हो। अगर कोई इंसान खुदा ना करे कि कोई डिसीज़ आई और उसका इलाज किसी के पास हुआ, तो लोग उसे इतनी वैल्यू नहीं देंगे। अगर वो फ्री में देगा किसी चीज़ को, उसकी वैल्यू जब ही होगी जब वो उसके ऊपर कुछ चार्ज लेगा। तो आपका क्या नज़रिया है इस बात पे? सफलता और वैल्यूज दोनों अलग अलग है। तो सफलता यह है कि आप किस मिशन पर काम कर रहे हैं, उस मिशन को पूरा करना सफलता है। गांधी जी हमारे परम पूज्य रहे हैं और गांधी जी का मिशन क्या था? देश को आज़ाद करना। वहाँ पैसा नहीं था। आज राष्ट्रपिता है, वो सफल पुरुष है। और जिसका मिशन था पैसा कमाना और राष्ट्र को कई रोजगार से लोगों को जोड़ना, बिरला जी हुए, अंबानी जी हुए, आज के दौर में अडानी जी हुए। तो ये सब लोग का मिशन यही है कि सफलता उनके नज़र में ये है कि भाई इस लेवल पर सोसाइटी को खड़ा कर दें कि लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दे सके। तो वो अपने उस क्षेत्र में वहाँ वो सफल माने जाएंगे। अब कई जगह पर हम देखते हैं कि कई करोड़पति घर के लोगों ने अपनी संपत्ति को ठुकराकर संतत्व धारण कर लिया और संत बन गए और समाज के उत्थान के लिए निकल पड़े। अब उनका सेटिस्फेक्शन इस चीज से कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति करना है, लोगों को सुधारना है, तो वो संत बन गए और संत बन करके वो अपना प्रचार कर रहे हैं और उसके माध्यम से लोगों में चेतना ला रहे हैं। तो ये भी सफलता है, हम इसको भी सफलता ही कहेंगे। अब रही बात मनी और फ्री, तो समाज वैल्यू उसी को देता है जहाँ चमत्कार होता है। आपके पास अगर कोई ऐसी चीज है जिससे बीमारी ठीक हो रही है, आप चार्ज करेंगे तो कई तरह का चार्ज दे देंगे और आप उसको फ्री में देंगे तो भी ले लेंगे, क्योंकि उससे ठीक हो रहे हैं, रिजल्ट है तो, नहीं तो उसको कोई वैल्यू नहीं है। वर्थ उसी व्यक्ति की है जिससे कोई आउटपुट आने वाला है। तो वैल्यूज जो व्यक्ति देता है तो वो उस पर देता है कि उसको उससे कुछ आउटपुट मिलेगा तो वैल्यूज देगा। तो वैल्यूज जीवन में वो कब देता है?
जब उसको उन चीज़ों का महत्व लगता है। मुझे लग रहा है कि भाई मेरे पास गाड़ी होना चाहिए, 4 ड्राइवर होना चाहिए, नौकर चाकर मेरी सेवा में होना चाहिए, तो मैं उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए जो काम कर रहा हूँ, हो सकता है कि उसके लिए मुझे 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए महीना कमाना पड़ रहा है, तो वो सफलता मेरे लिए उतनी सफलता है। एक कृषक ने अपने खेत को बोया है, तो उसके लिए ये कि एक खेत में जितना गेहूँ आना चाहिए, उससे थोड़ा ज़्यादा अगर मेरे आ गया तो मेरी सफलता हो गई। क्योंकि सफलता आपने जिस लक्ष्य को लेकर काम किया है, उसकी पूर्ति हो जाना एक निजी रूप में उतनी सफलता है। तो सफलता हर परिस्थिति में अलग-अलग हो सकती है। सक्सेस को हम उस तरह से देख सकते हैं। स्कूल्स जो है वो अपने स्किल्स पे, स्पोर्ट्स पे क्यों फोकस नहीं करते हैं? क्या एग्ज़ाम जितनी ज़रूरी है उतनी ज़रूरी स्पोर्ट्स और स्किल्स है? मैंने अभी पढ़ा था इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन और वी कैन से दैट 147 करोड़। लेकिन फिर भी इंडिया के पास सिर्फ 41 ओलंपिक मेडल्स आए। ऐसा क्यों? इसमें स्कूल्स में परीक्षा का वातावरण, चूँकि सफलता का मापदंड हमारे यहाँ मान लिया गया है ना परसेंटेज, तो उस कारण से पर अभी जो एनईपी आई है, अभी हालाँकि वो एग्ज़ीक्यूट नहीं हो पा रही पूरी तरीके से, और उसके अंदर इन चीज़ों का बड़ा महत्व है। सीबीएसई ने तो अभी विशेष रूप से सर्कुलर जारी किया है। 6 क्लास से ही स्किल एजुकेशन को 100% इम्प्लीमेंट करना है। बच्चे को स्किल डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा, और वो भी इतना ही मजबूती से काम करना पड़ेगा जितना एजुकेशन पर काम करना है। अगर आप उसको हल्के में लेकर काम कर रहे हैं, तो जो सही ट्रैक है हमारे समाज के लिए, वो यही है कि बच्चे का स्किल डेवलप होना ही चाहिए। और जो आप बता रहे हैं कि ओलंपिक मेडल कम आए, उसका मात्र एक ही रीज़न है कि हम स्कूल के भरोसे मेडल लाना चाहते हैं, और स्कूल पढ़ाकर मेरिट देना चाहता है। अब ऐसी स्थिति में वहाँ से स्पोर्ट्समैन निकलना थोड़ा मुश्किल है। वो बट नेचुरल कोई निकल गया हो तो वो मेडल ले आया। उसको स्पिरिट के साथ लग कर के लाने के लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, बहुत कम, इस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कम। हो सकता है कि हम जिस तरह से हर चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे स्पोर्ट्स एकेडमी अगर चालू कर दी जाए, स्विमिंग पूल्स बच्चों के लिए बना दी जाए, स्विमिंग स्कूल बना दी जाए, हॉकी एकेडमी बना दी जाए। देश में 100 से अधिक गेम खेले जाते हैं। नाम पूछेंगे बच्चे से तो 5 के साथ छठा नहीं बता सकता। उन गेम्स को क्यों नहीं निकाला जा रहा है? उनमें क्यों नहीं? मेडल वहां से भी तो आएंगे, वहाँ कंपटीशन करना। पर हम तो बस क्रिकेटर बनना चाहते हैं, हर गली में क्रिकेट रेडी बैठा है। सचिन तेंदुलकर ही बनना है सबको, विराट कोहली बनना है सबको। मैंने अभी एक थॉट सुना था, किसी ने बोला था, मैंने सुना था कि क्रिकेट ने सारे स्पोर्ट्स की वैल्यू खत्म कर दी। बिल्कुल। आज एक रेसलर, नाम मेरे दिमाग से उतर गया, वो गोल्ड मेडल जीत का इंडिया को रिप्रेजेंट, उसको गली में कोई पूछता नहीं है। और कोई इंसान आईपीएल खेल लेता है तो 5 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, बहुत महंगे महंगे बिकते हैं। पब्लिक फैम बना दिया ना हमने। इस देश ने सचिन तेंदुलकर हुए, कपिल देव जी हुए, इनको तो भगवान का दर्जा दे रखा है। जबकि गोल्ड मेडल किसी भी चीज का लाया हो, आप विश्व विजेता हो, तो क्रिकेट के भी विश्व विजेता उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक रेसलर हो, या एक बॉक्सर हो, या एक हॉकी टीम का खिलाड़ी। पर चूंकि इस देश का हर बच्चा हर गली में क्रिकेट खेल रहा है, तो उसके नज़र में गेम्स का मतलब ओनली क्रिकेट। अभी हम गिल्ली डंडा नहीं खेल पा रहे हैं, अभी हम कबड्डी नहीं खेल पा रहे हैं, जबकि हमारा तो राष्ट्रीय खेल ही कबड्डी। पर कबड्डी पे फोकस ही नहीं है। पहले गांव गांव में, गली गली में कबड्डी हुआ करती थी, उसकी जगह क्रिकेट ने ले ली। हॉकी से हमारे ध्यानचंद जी हुए हैं, पर अब हॉकी के लिए देखते हैं तो खिलाड़ी नहीं मिलते। आटिया पाटिया गेम हुआ है। ऐसे कई गेम हैं जिनको हम जानते नहीं, उसमें खेलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और इस देश को वहाँ से हमारे बच्चे मेडल दिला सकते हैं। तो मेडल लाने के लिए बहुत सारी जगह है, और सफलता केवल क्रिकेट में नहीं है। क्रिकेट करियर को बर्बाद जरूर कर रहा है। 99% बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, और वहाँ पर स्पेस है 16 खिलाड़ी होंगे, 16, और उसमें भी सचिन तेंदुलकर जी 16 की उम्र में आए, 45 में रिटायर हुए, तो 25-30 साल तक तो उसके बाद वहाँ दूसरे की जगह ही नहीं बचती है। अब एक नया खिलाड़ी जन्म लेगा तो वो कब घुसेगा अंदर, जगह ही नहीं है। इसलिए मेरा तो ऐसा मानना है कि आज की पीढ़ी को डिवाइड होकर करना चाहिए। आप हॉबी के लिए गेम खेलें, वो अलग चीज़ है, लेकिन करियर के लिए गेम खेलें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तभी हम इस देश को कुछ दिला पाएंगे। आप करियर देख कर नहीं खेल रहे ना, आप तो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए खेल रहे हैं। एंजॉयमेंट के लिए खेलोगे तो इतना ही होगा, 2 मिनट का आनंद ले लिया, गली में छक्का मारा, चौका मारा, नहीं मारा, हो गया खेल खत्म, मैंने आउट कर दिया। तो हम एंजॉय को ही सीमित कर रहे हैं। जब तक इसको करियर मान करके काम नहीं करेंगे, जब तक सफलता नहीं मिलेगी। किताबों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए इंसान को पढ़ना, क्योंकि इंसान को पढ़ते हम तो ज़्यादा सीखते हैं। किताबों को पढ़ते हैं तो सिर्फ जहन तेज़ होता है, इंसान को पढ़ते हैं तो स्किल्स डेवलप होती है। तो मैं ये मानता हूँ कि बच्चों को कोऑर्डिनेशन स्किल्स बढ़ानी चाहिए, अपने आसपास लोगों से, समाज से कनेक्ट रहना चाहिए। उससे आपको जो है चीज़ें नई नई सीखने को मिलती है। तो हाउ टू डेवलप द कोऑर्डिनेशन स्किल? कोऑर्डिनेशन स्किल के लिए एक्चुअली जीवन में स्किल ही इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन तो सिर्फ माध्यम है उस स्किल तक पहुंचने का, और सफलता सारी स्किल पे डिपेंड करती है। आप एक अच्छे कुक बन जाओ तो लोग आपको पूछेंगे, आप एक अच्छे क्रिएटर बन जाओ, आप एक अच्छे आर्टिस्ट बन जाओ। तो अमिताभ बच्चन जी के पास अपना एक स्किल है अभिनय का, वो उससे पूछे जा रहे हैं। सचिन तेंदुलकर के पास एजुकेशन थोड़ी थी, उसके पास अपनी स्किल थी, वो बैटिंग की स्किल में माहिर हुए, वो अपने आप में पूछा गए। तो स्किल आप डेवलप करें। एजुकेशन उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि स्किल इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन उसके सपोर्ट में हो सकती है। आज मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण ले रहा हूँ, पर बहुत बड़ा है। ज़्यादातर मैकेनिक इंजीनियर नहीं। मैं आगर में जहाँ रहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में कई अवसरों पर हम घूमते देखते हैं कि गाड़ी सुधारने के जो मैकेनिक हैं वो बच्चे भी मिल जाएंगे, सुधार देंगे, पर एक इंजीनियर नहीं सुधार सकता। उसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री मैकेनिकल की, बट वो इतना स्किल्ड नहीं है कि वो आपकी गाड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व करके बता दे कि इसमें क्या बीमारी है। तो वो रह करके जो उसने सीख लिया कि किक लगाने पे भी गाड़ी चालू नहीं हो रही तो क्या चीज़ चेक करना है, वो मैकेनिकल इंजीनियर नहीं कर पाएगा। इसलिए डिग्री कई सारी जगह फेल्यूर है, वहाँ पर इम्पॉर्टेंट है आपकी स्किल का। और आप अगर उस स्किल को डेवलप करके आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपके साथ और आपसे बिल्कुल बराबरी में चलेगी। अधिकांश लोग मेरे सवाल से नाखुश होंगे, लेकिन एज ए पीएचडी होल्डर आपको एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या खामियां नज़र आती है? और मैं ऐसा भी पूछ सकता हूँ आपसे कि अगर मैं आपको एक पावर देता हूँ तो आप एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस करना चाहेंगे? ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है। अगर मुझे पावर मिल जाए तो मैं सारे बोर्ड समाप्त कर दूंगा सबसे पहले तो, क्योंकि देश के पूरी युवा पीढ़ी को इस बोर्ड सिस्टम ने बर्बाद कर दिया है। और 60% से अबव परसेंट बनाने वाले बच्चे उतनी मात्रा में नहीं जितने 60% से कम बनाने वाले। और उन बच्चों का कोई दोष नहीं है, लेकिन वो शुरू दिन से इस बात से पिछड़ गए हैं कि मेरा परसेंटेज कम है इसलिए मैं जीवन में कुछ कर नहीं सकता और मैं एक फेल्यूर हूँ। चूंकि उसने बचपन से एक चीज़ सुनी है कि तू उस टॉपर के बराबर कुछ नहीं है, और टॉपर के बराबर नहीं है, ये सुनते सुनते उसके मन में एक बात धारण कर गई है कि मैं इस सोसाइटी के लायक ही नहीं बचा, मैं हमेशा पीछे के लाइन में रहने वाला व्यक्ति हूँ, मैं आगे आके बैठ नहीं सकता, क्योंकि आगे आ जाऊंगा तो मुझे कुछ फेस करना पड़ेगा और मैं फेस करने की स्थिति में नहीं। क्योंकि फेस करने के नाम पर हमने उसको दे दिए 2-4 क्वेश्चन जो रट करके आंसर देते वो सर्वश्रेष्ठ, बाकी नहीं। तो ये नहीं, मैं तो चाहता हूँ, मेरा जवाब पहले भी था कि पढ़ना आ जाए, लिखना आ जाए, बोलना आ जाए, पढ़ा हुआ समझ में आ जाए और समझाना आ जाए, यही एजुकेशन होना चाहिए। इतना एक बच्चे को स्कूलिंग में कर दिया जाए और वो 3 भाषा का ज्ञान उसको हम दे दो। ये 3 भाषा में अगर सीख जाए बच्चा, हिंदी, इंग्लिश और एक और कोई और लैंग्वेज, क्योंकि इस देश में करीब करीब 27-28 तरह की भाषाएं हैं, तो हम कम से कम 3 भाषाओं का ज्ञान, चूँकि इस भारत में हमको रहना है और यहाँ का एक बड़ा स्वर्णिम इतिहास है, तो हमें 3 भाषा का ज्ञान तो मिनिमम होना ही चाहिए। तो 3 भाषाओं में इतना सीख जाए, बाकी चीज़ें समय के साथ। अब आज अगर हम बात करें कि हमने केमिस्ट्री पढ़ी, आपने भी पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी मेरे बचपन में, वो मेरे किसी काम में ही नहीं आती, आपके भी किसी काम नहीं आती होगी। हमारी माताएं घर में भोजन बना रही, हो सकता है वे केमिकल रिएक्शन कर रही होंगी सब्जी बनाने में, किसी और तरह के प्रयोग में,
पर वो बिना उसके भी केमिस्ट्री पढ़े हमको ठीक करने की स्थिति में है। आज अगर हम देखते हैं सर्दी के समय में अदरक का प्रयोग करके चाय बना दी जाती है, दूध में अदरक का काली मिर्ची का प्रयोग करके दूध पिला दिया जाता है और ये मान लिया जाता है कि शरीर में गर्मी आ जाएगी। केसर का प्रयोग हम ठंड में करते हैं, गर्मी में नहीं करते हैं। केमिकल रिएक्शन इसके हैं, तभी तो ये परिवर्तन हुआ। पर इसी चीज को पढ़ने के लिए हमने केमिस्ट्री पढ़ ली। अब वहां से वो चीज नहीं समझ में आई तो हमको लग रहा हम फेलियर हो गए। हमारी माताएं जो बिना पढ़ी लिखी वो भी ये रिएक्शन जानती है और बहुत अच्छे से हमारे परिवार को पाल रही है। तो यहाँ पढ़ाई की कहाँ जरूरत है? पढ़ाई उस चीज को समझने के लिए, आप अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उस चीज को जिस भाषा में आप पढ़ना चाहते हैं उसको पढ़ने के लिए वो एक लिपि है वो सीख जाए, पर्याप्त है। लेकिन अगर आप उसको इस तरह से देखते हैं कि यही सब पढ़ना चाहिए, अब हमने काऊ देख ली, वहां पे COW काऊ लिखना नहीं आया इसलिए बच्चा फेल हो गया। उसको अनुभव है काऊ मतलब गाय है और गाय दूध देती है, पर उसको COW लिखना नहीं आता है इसलिए उसकी मैडम ने उसको 0 कर दिया, उसने COU लिख दिया होगा तो उसकी मैडम ने उसको गलत कर दिया होगा। तो इस बात से उसके मन में क्या विचारधारा आ रही है बचपन से ही, मुझे आता ही नहीं, मैं तो कमजोर खिलाड़ी, मैं पढ़ने लिखने का लायक व्यक्ति नहीं। ये नहीं होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम में बहुत कुछ बदलाव हो चुका है, अभी और बहुत कुछ बदलाव की जरूरत है। ऐसी 3 चीज़ें, सिर्फ 3 चीज़ें जिसमें सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आप उन चीज़ों को हटा सकते हो या फिर उन चीज़ों को बदल सकते हो, कौन सी 3 चीज़ें रहेगी? एजुकेशन सिस्टम में हाँ, तो मैंने तो कहा ना, सबसे पहले तो मुझे बोर्ड हटाना है बोर्ड हटाना है, फिर क्या हटाएंगे आप? और इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने का बर्डन हटाना है 10 तक, कुछ नहीं। सब्जेक्ट्स का बर्डन हटाना। हाँ बिल्कुल, वहाँ पर सिर्फ भाषाएं पढ़ाई जाएगी और भाषाओं को पढ़ाने के बाद बच्चे को अपनी स्किल के बेसिस पर, उसके इंटरेस्ट के बेसिस पर आगे बढ़ाया जाएगा। अमूमन हम देखते हैं वकील के घर वकील ज़्यादा हो रहे हैं, डॉक्टर के घर ज़्यादा डॉक्टर हो रहे हैं, दूसरे भी आ रहे हैं, उनको देखकर कुछ इंस्पायर्ड होकर आ रहे होंगे, पर कम। ज़्यादातर लोग उसी परिवार के प्रोफेशन से आते हैं जो बनते हैं। हम देखते हैं व्यापारी का बच्चा व्यापारी बन रहा है, किसान का बच्चा किसान बन रहा है, तो कहाँ गलत है? अगर वो उसके अदर दिन करना चाहता तो कर ले। पढ़ाई का मतलब सिर्फ इतना ही है कि वो एक लिमिटेशंस तक पढ़ना लिखना सीख जाए और उसके बाद, अभी NEP में इस बात को बहुत प्रमुखता से स्थान दिया है, 5वीं तक आप पढ़ा दो, पढ़ना लिखना सिखा दो और उसके बाद इसको स्किल की तरफ मोड़ दो। तो मैं सबसे पहले बोर्ड समाप्त करूंगा। एजुकेशन में बहुत सारे जो सब्जेक्ट 10 तक अनावश्यक रूप से चले आ रहे हैं उसको समाप्त करूंगा और बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग अलग सेक्टर्स में स्कूल खोल दूंगा। स्पोर्ट्स के अलग स्कूल्स होंगे, जिसको स्पोर्ट्स में जाना है वो 5वीं के बाद स्पोर्ट्स स्कूल में चला जाए, जिसको इंजीनियरिंग में जाना है वो अभी से साइंस के सेक्टर में काम करने लग जाए, वो कुछ ना कुछ प्रयोग करे, जिसको बिजनेस के सेक्टर में जाना है। अब एक बहुत बड़ी मजेदार बात मैं आपको बता दूं, 10th तक बिजनेस पढ़ाया ही नहीं जाता और सबसे ज्यादा रेवेन्यू और पूरा देश और पूरा विश्व बिजनेस पे चल रहा है। सही बात। तो क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्या इसका महत्व नहीं? साइंस बचपन से पढ़ाया जा रहा है, जबकि व्यवहारिक जीवन में उसका उपयोग ही नहीं है। लाभ और हानि हर बच्चे को आना ही चाहिए। तो बिजनेस की स्किल्स, मैनेजमेंट, ये सिखाना चाहिए। इसी के अंदर बच्चे कई सारे जीवन के संस्कार सीख सकते हैं। तो इन चीजों को लाना चाहूंगा। जैसे बिजनेस के लिए मैं बात बता रहा था कि बच्चों को बिजनेस पढ़ाया ही नहीं जाता है। आज एक बच्चा MBBS करके डॉक्टर बनना सपना है और बहुत रात दिन मेहनत करके पढ़ा रहा है और माँ बाप भी उसको पढ़ा रहे हैं कि डॉक्टर बन जाए। उस डॉक्टर को नौकरी कौन दे रहा है? एक बिजनेसमैन जिसने एक करोड़ों का हॉस्पिटल खोला। क्या करोड़ों अरबों रुपए का हॉस्पिटल खोलने की कैपेसिटी एक MBBS करने वाले बच्चे के पास है? तो आप कहेंगे शायद नहीं। जब बच्चा डॉक्टर बन जाता है तो उसके बाद वो भी एक सपना देखता है कि मैं भी अपना हॉस्पिटल खोलूं, तो उसकी शुरुआत करने के लिए पैसा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए उसको वहाँ पे फिर बिजनेस स्किल सीखना पड़ेगी और वहाँ पर फिर उसको एक MBA की जरूरत लगेगी। तो इतने इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमारा वेटेज कम दिया जा रहा है, तो इसका वेटेज बढ़ना चाहिए। तो इन चीज़ों पर फोकस करें और ब्रेन डेवलपमेंट पर फोकस हो। चूंकि एक उद्योगपति है जो सारे ब्रेन परचेस कर रहा है, एक इंजीनियर को आप देखें तो किसका नौकरी कर रहा है? एक इंजीनियर एक ब्रेन क्या परचेस नौकरी कर रहा है। अगर हम अंबानी जी की बात करें तो धीरू भाई पढ़े लिखे थे नहीं थे, लेकिन उनके यहाँ पे आज लाखों इंजीनियर काम कर रहे हैं। रतन टाटा जी कितने पढ़े लिखे थे वो इंपॉर्टेंट नहीं, उनके यहाँ लाखों इंजीनियर काम कर रहे हैं।
टाटा सर ने हॉस्पिटल खोला, कई डॉक्टर्स वहां पर रिसर्च कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं देश को। तो एक कौन, एक बिजनेसमैन, एज ए बिजनेसमैन उन्होंने इतना बड़ा बनाया कि इस ब्रेन को परचेस करने की कैपेसिटी आ गई। तो इस चीज की स्किल पर काम होना चाहिए जो शायद कम हो रहा है। और स्टार्टअप आज कहीं ना कहीं कुछ चीजों में आया है, ये हमारे देश की संस्कृति रही, इसको लाने की क्या जरूरत है। हमारा हर बच्चा शुरू से उद्यमी रहा है, इस एजुकेशन सिस्टम से उसमें उद्यमिता समाप्त हो गई। तो मैं तीसरे नंबर पर उद्यमिताओं को लाने का प्रयास करूंगा। मेरा एक और आखिरी सवाल है सिर्फ, एज ए पीएचडी होल्डर, एज ए डायरेक्टर ऑफ श्री संस्कार एकेडमी, आप अपने 32 साल पहले के वर्जन को क्या मशवरा देना चाहेंगे कि अब 2026 में लाइफ ऐसी चलती है? क्या 2026 में लाइफ बिजनेस पे चलती है, एजुकेशन पे चलती है, कोऑर्डिनेशन स्किल्स पे चलती है? आप क्या मशवरा देंगे आपके 32 साल पहले वाले पंकज अटल को? 32 साल पहले वाला जो पंकज है वो उस दौर की जो एक जनरेशन थी हमारी, वो डेडिकेटेड थी, डिवोटेड थी टू द पेरेंट्स। हम पेरेंट्स के बाहर सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि कोई विचार करना है, पेरेंट्स को जवाब देना संभव ही नहीं था। तो आज के दौर में जो एक संवाद की स्वतंत्रता बच्चों को दे दी गई है, उसका बच्चा मिसयूज कर रहा है। तो वो माँ बाप से अब डिबेट करने लगा है, टीचर्स को टीचर न मानते हुए वो भी उसको प्रयोग करता है कि इनको कितना याद है नहीं याद है, उसको मैं चेक करूं, उनको इतना वेटेज दूं, उनको इतना सत्कार दूं नहीं दूं, आदर दूं नहीं दूं। इस स्थिति में आज आ गया है दौर। तो मैं अपने आप को अगर यहाँ देखता हूँ तो आज की जनरेशन के लिए, चूंकि समय परिवर्तनशील है, एक जैसा होता नहीं है, तो मेरा सजेशन तो यही होगा कि हमें आज्ञाकारी तो होना ही चाहिए, क्योंकि लर्निंग लाइफ टाइम होती है। और कुछ चीज़ों को मैं भी उस समय मानता था कि ये मैं जो कर रहा हूँ सही, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे गलत रोका है। लेकिन समय के साथ जब अनुभव आया तब पता लगा कि मेरी सोच गलत थी, और अनुभव ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। और एक्सपीरियंस, चीज़ों को मानने से जो सफलता मिली वो शायद अपने विवेक से न मिलती। इसलिए विवेक को सफलता के साथ जोड़ें और कहीं ना कहीं अनुभव को भी प्राथमिकता दें। और कुछ चीज़ों में हमने उस दौर में अगर जिद करी होगी, हमारे पेरेंट्स ने हमारी बात मानी होगी, तो आज के दौर में बच्चों को इस बीच में संतुलन करना चाहिए कि पेरेंट्स क्या कह रहे हैं और मैं अपनी बात क्या कह रहा हूँ। मेरा अभी एक बहुत ही रिसेंट एक बच्चे से मिलना हुआ था, वो एमबीए था आईआईएम अहमदाबाद से। मैंने बातचीत की, 4-5 बच्चे थे। मैंने पूछा भाई आप क्या थे, तो एक बच्ची ने कहा कि मैं एमबीबीएस। मैंने कहा फिर आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं, इधर आ गए। एक से पूछा भैया आप, तो उन्होंने कहा सीए। एक से पूछा तो आईआईटीएन इंजीनियर। मैंने कहा इधर आ गए। एक स्टूडेंट उसमें लॉ का था, मैंने कहा लॉ वाले को इधर आना पड़ गया। और एनएलयू देश के नंबर 1 इंस्टीट्यूट से लॉ करने के बाद एमबीए करने चले गए, एमबीए हो गया। तो बच्चे कहीं ना कहीं उस दौर में एमबीबीएस करने गए और कॉमर्स में आ गए, इंजीनियरिंग करने गए और कॉमर्स में आ गए। क्या रीजन? बिजनेस। या तो उस दिन उनकी सोच परिपक्व नहीं थी तो वो अपनी जिद से सब्जेक्ट ले बैठे, या माता पिता के प्रेशर में ले बैठे। और आज समय ये बता रहा है कि वो सब्जेक्ट, वो डॉक्टर, वो डिग्री शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये कोर्स इंपॉर्टेंट है, और हम इसके लिए करें, मैनेजमेंट स्किल को सीखने के लिए आ जाए। तो मैं तो अभी भी यही कहूँगा कि अगर मैंने अपने जीवन में उस समय कुछ गलतियाँ की थी, और इस 35 साल का अनुभव, 32 साल का अनुभव उस दौर से आज के दौर में आया है, तो एक्सपीरियंस पर्सन के वेटेज को ज़्यादा महत्व देना चाहिए अपनी सोच के साथ साथ। इतना ही मेरा कहना होगा। एक्सपीरियंस पर्सन के एक्सपीरियंस को भी वेटेज दें, मेरे इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए। निर्णय जो लेंगे वो अपनी जगह है ही, पर उसको महत्व दिया जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको और ऐसे कंटेंट मिले और ऐसे विजनरी और
जो सोसाइटी को एक नेक्स्ट लेवल पे लाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि और ऐसे गेस्ट हमारे साथ पॉडकास्ट में आए, तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप वो क्षमता रखते हैं जिससे एक समाज, एक सोसाइटी, एक इंडिया बदल सकता है। थैंक यू।